यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। माँ बाप को है उम्मीदें सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये वीडियो। भूगोल का एक मैराथन है। आपको बता दें कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन लोग कवर करने वाले हैं वो आपके पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दोस्तों कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से पूरा देख लीजिए, अच्छे से आपको याद भी करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पूरा निचोड़ पूरे किताब का महा मैराथन क्लास है। याद करने की पूरी गारंटी लेते हैं, कैसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में। 4 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न जितने भी हैं वो सब इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए कि भारत में गंदी या मलिन बस्तियों की समस्या जो है वो क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन ही देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग सालों में, अलग अलग सत्र में। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है और आपके सामने उत्तर भी आ जाएगा। तो उत्तर आ चुका है, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस लिखा है कि भारत में गंदी या फिर मलिन बस्ती। आप सोच के जरा बताइए, सोच के अपने दिमाग से सोचिए कि क्या गंदी बस्ती कैसे होती होगी, मलिन बस्ती कैसे होती होगी। जहां गंदगी फैला होता होगा, जहां घर अच्छे साफ सुथरे नहीं होते होंगे, लोग साफ सुथरे नहीं रहते होंगे, रास्ते सकरे होते होंगे, रास्ते पूरा गंदगी से भरा पड़ा होगा, ऐसी बस्ती को मलिन बस्ती या गंदी बस्ती कहा जाता है। जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो कहते हैं कपड़ा जो है गंदा हो गया है, कपड़ा जो है मटमैला हो चुका है तो उसे साफ कर देना चाहिए। तो ऐसे ही बस्तियां होती हैं। बस्तियां जब इन्हीं कारणों से गंदी हो जाती हैं तो उन्हें गंदी या मलिन बस्ती कहते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा हिंट मिल गया है कि ये गंदी बस्ती क्या होती है, तो इसके बारे में अब आपको लिखना है। तो चलिए क्या लिखते हैं फटाफट देख लेते हैं। मलिन बस्तियां वे आवासीय क्षेत्र हैं जहां रहने की असुविधा होती है, अधिक वहाँ पे ज़्यादा समस्याएं परेशानी देखने को मिलती हैं, बुनियादी सेवाएं अपर्याप्त होती हैं, मतलब जो आधारभूत संसाधन होते हैं वो सही तरीके से मिल नहीं पाते हैं। ये तो छोटी सी हिंट है, इसके बारे में परिभाषा टाइप का। आइए इसकी समस्या पर नज़र डालते हैं तो क्या क्या समस्या हो सकती है। जैसे वहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, साफ सफाई की कमी देखने को मिल सकती है, आवास की कमी देखने को मिल सकती है, शिक्षा रोजगार की समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये मेन फैक्ट पॉइंट है, ये आपके जो है हेडिंग बन जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 2-2 लाइन मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आप ले सकते हैं कि स्वच्छ पेयजल की कमी देखने को मिलती है, गंदगी देखने को मिलती है, अस्वास्थ्यकर माहौल जो है वो बीमारियों से फैला रहता है। ये सब सेंटेंस इसमें ले सकते हैं। ऐसे इसमें साफ सफाई की कमी में ले सकते हैं कि कचरा प्रबंधन, यानी जो कचरे होते हैं उनको सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया था, जहां पाए वहीं फेंक देते हैं, बिखरा पड़ा रहता है, जल निकासी की सुविधा अच्छे से नहीं होती है, जो गंदगी होती है वो फैली रहती है चारों तरफ। ये सब क्या है, कमियां हैं। इसी को गंदी या मलिन बस्ती कहते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे आवास की कमी में ले सकते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है, लोग जो है एक ही जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और जो उनके मकान होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं और अस्वास्थ्यकर मकान होते हैं, मतलब कि जर्जर होते हैं, झुग्गी झोपड़ी टाइप की होती हैं, वैसे उसमें लोग निवास करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद शिक्षा और रोजगार में ले सकते हैं कि शिक्षा और कुशल रोजगार की जो है अवसर कम देखने को मिलते हैं, जीवन स्तर इनका बहुत ही निम्न होता है, लो होता है। ठीक है, आगे दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे 2 पॉइंट और ले सकते हैं कि इसमें अपराध, सामाजिक सुरक्षा देखने को मिलती है। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, इसमें ले सकते हैं कि मुंबई की धारावी बस्ती एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती मानी जाती है। दोस्तों दूसरे प्रश्न की बात करें तो नगरीय अपशिष्ट जो होता है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है और उसके कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो नगरीय अपशिष्ट का मतलब होता है
कूड़ा करकट कचरा जो फैला रहता है इधर उधर, वो आपका कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नगरीय अपशिष्ट शहरों में उत्पन्न कचरे को कहा जाता है, जिसमें जैविक, अजैविक, औद्योगिक और घरेलू कचरे शामिल होते हैं। ठीक है, आगे इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे घरेलू कचरा होता है, जैसे बचा हुआ भोजन होता है, प्लास्टिक, कांच जो है, कागज वगैरह, ये सब होते हैं जो घर से निकलते हैं। औद्योगिक कचरों की बात करें तो यहाँ पे कारखानों से निकलने वाले रसायन, धातु, हानिकारक तत्व, ये सब जो है कचरे होते हैं। व्यावसायिक कचरों की बात करें तो यहाँ पे बाजारों से निकलते हैं कचरे, कार्यालय से निकलते हैं, होटलों से निकलते हैं, ये सब व्यावसायिक कचरों के अंतर्गत आते हैं। निर्माण और विध्वंस कचरा में बात करें से ईंट, पत्थर, लकड़ी, धातु, अन्य चीजें आ जाती है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी होता है, इससे पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कचरे में आते हैं। तो ये सब इसके स्रोत हो जाए, इनके बारे में सिंपल भाषा में आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी समस्या में क्या ले सकते हैं, समस्या बहुत सारी हैं, जैसे कि यदि नगरीय अपशिष्ट को सही तरीके से प्रबंधित नहीं किया गया तो जल, वायु, मृदा प्रदूषण का कारण बन जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो है प्रमुख आधार क्या है, कैसे होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो थोड़ा सा इसके बारे में परिभाषा लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं, सेवाओं का जो आदान प्रदान होता है उसी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आप यहाँ पे जैसे ले सकते हैं, जैसे चीन का जो सामान है वो भारत में आता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब इसका मुख्य आधार क्या है, तो उसमें लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन और जलवायु। यानी कुछ देशों में खनिज, कृषि उत्पाद और ऊर्जा स्रोतों में समृद्ध होते हैं, इसलिए वो व्यापार करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट तकनीकी विकास। जो विकसित देश होते हैं वहाँ पे तकनीकी विकास अच्छी होती है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे अच्छा होता है, इसलिए उत्पादन भी वहाँ पे अच्छा होता है। उत्पादन करते तो निर्यात भी करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति का मतलब ये है कि विभिन्न देशों में वस्तुओं की मांग जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उत्पादन वैसे वैसे ही बढ़ेगा। मांग ज़्यादा होगी तो उत्पादन भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति में ले सकते हैं कि श्रम सस्ता होने के कारण कुछ देश में उत्पादन का केंद्र बन जाता है, जैसे चीन वगैरह हो गया। जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे लेबर जो है सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ, इसमें लिखेंगे कि मुक्त व्यापार समझौता कर और आयात निर्यात शुल्क जो है उसको प्रभावित करते हैं। यानी राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ, नीतियाँ मतलब नियम होता है, जो सरकार के द्वारा कुछ नियम लगाए जाते हैं, जैसे कर वगैरह में छूट देना, ये सब इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, भारत में सॉफ्टवेयर जो सेवाएं होती हैं उसका निर्यात किया जाता है और कच्चा जो तेल होता है वो आयात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है कि किसी देश से किसी देश को बेचना। ठीक है, और आयात का मतलब होता है किसी देश से खरीदना। जैसे भारत जो है वो चीन से सबसे ज़्यादा सामान जो है वो खरीदता है, तो आयात का मतलब खरीदना, निर्यात का मतलब बेचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें प्रदूषण के प्रकार और मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे सरल आसान शब्दों में कि पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण पर्यावरण में अवांछित तत्व की उपस्थिति को दर्शाता है। अवांछित तत्व का मतलब होता है कि जैसे मान लो हवा है। ठीक है, जब हवा में कोई दूषित चीज जैसे गर्दा, मिट्टी, ये भी कुछ भी चीज एनीवन अगर उसमें मिल जाता है तो हवा दूषित हो जाती है, उसे अवांछित तत्व कहते हैं, जो स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो होगी छोटी सी इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। आप सभी जानते हैं प्रदूषण के प्रकार के बारे में, बस एक बार फटाफट रिवीजन करना है। आपको बता दें कि ये आपके निबंध में भी पूछा जा सकता है, तो उसी प्रकार से इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। वायु प्रदूषण है, यानी वाहनों, कारखानों, पराली जलाने से उत्पन्न धुआं, हानिकारक गैस जो होती है ये वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके जो प्रभाव होते हैं वो अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़े की समस्या हो जाती है, तो आप प्रभाव ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा जलवायु प्रदूषण। जल प्रदूषण कह सकते हैं, जलवायु प्रदूषण कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। औद्योगिक कचरा यहाँ पे लिखा गया है। औद्योगिक कचरा में प्लास्टिक, घरेलू अपशिष्ट जल को दूषित करते हैं और इसके जो प्रभाव होते हैं वो जल जनित रोग होते हैं, पेयजल संकट भी उत्पन्न हो जाता है। आगे वही बात करें भूमि प्रदूषण की, तो भूमि प्रदूषण के हैं या मृदा प्रदूषण के हैं, बात एक ही है। यहाँ पे प्लास्टिक, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट मिट्टियों की गुणवत्ता को कम कर देते हैं। इसका जो प्रभाव पड़ता है वो कृषि उत्पादकता में कमी ला देती है और
और खाद्य सुरक्षा पे भी कहीं के असर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण नाम से स्पष्ट है, जहाँ पे ज़्यादा तेल लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं, जैसे यातायात के जो साधन होते हैं, मशीनरी होती है, पटाखे होते हैं, लाउड स्पीकर होता है, इन सब से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। ठीक है, आगे यहाँ पे प्रभाव में ले सकते हैं कि श्रवण जो है क्षमता कम हो जाती है, इन्हें सुनने की क्षमता कम हो जाती है, मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए है कि दिल्ली में जब दीपावली होता है, दीपावली के दौरान उस टाइम पे वायु की जो गुणवत्ता होती है, सूचकांक वो काफ़ी खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है। तो आप इस एग्जांपल लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो साधन आप सभी जानते हैं, बहुत सारे साधन हैं, साधन के बारे में आपको लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि परिवहन के साधनों को जो है लोगों और वस्तुओं को आवाजाही के लिए जो है मदद करते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ी सी परिभाषा टाइप का लिख देंगे और यहाँ पे फिर इसके बाद प्रकार लिखेंगे। तो सभी जानते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, ये कुछ ऐसे परिवहन के प्रकार हैं जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। सड़क परिवहन, रेल परिवहन के बारे में जानते हैं। आगे इसमें अगला है, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क परियोजना के सबसे तेज जो है वो बनाया है। स्वर्णिम चतुर्भुज में क्या है, 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, इसी को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जाना जाता है। एक यहाँ पे दिल्ली है, दूसरा मुंबई है, चेन्नई है और कोलकाता है। ये 4 महानगर आपस में जुड़ते हैं, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर आ जाता है 6वां, कह रहा है कि भारत में के निर्यात और आयात की संरचना के बारे में आपको बताना है। तो आयात निर्यात कैसे होता है, उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे होता है आयात निर्यात, ये आपको इसमें बताना है। तो उसमें लिखेंगे एक लाइन कि भारत का व्यापार संतुलन उसके निर्यात और आयात पर निर्भर करता है। यहाँ पे व्यापार संतुलन का मतलब ये है कि व्यापार संतुलन बराबर तब होगा जब निर्यात जितना हो, ठीक है, उतना ही आयात हो, या फिर जितना आयात हो उतना ही निर्यात हो। जब ये दोनों लगभग बराबर होते हैं तो उसी को व्यापार संतुलन कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें जो मुख्य निर्यात उत्पाद हैं वो आपको लिखना है, और जो आयात वस्तुएं होती हैं भारत में वो आपको लिखना है। तो पहले निर्यात देख लीजिए, कौन कौन से वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, यानी भारत से दूसरे देशों में भेजा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं वो विदेशों को भेजे जाते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं होती हैं ये भेजे जाते हैं, कृषि उत्पाद में चाय, मसाले, चावल ये सब जो है भेजे जाते हैं विदेश में, कपड़ा परिधान यानी जो वस्त्र होते हैं ये सब भी जो है विदेशों में भेजे जाते हैं। ठीक है, ये वस्तुएं भारत से विदेश में भेजे जाते हैं, जिसे हम निर्यात के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आयात कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है, यानी खरीदता है विदेशों से। सोना चांदी भी भारत खरीदता है। ठीक है, और फिर इसके बाद मशीनरी जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं, इन सबको भारत आयात करता है। कोयला, बायोगैस भी भारत आयात करता है, खाद्य तेल भी आयात करता है। तो इस प्रकार से आप इसमें ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहते हैं तो भारत पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश है और सॉफ्टवेयर सेवाओं का निर्यातक देश है। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायु परिवहन का महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वायु परिवहन के बहुत सारे महत्व है। पहला महत्व है तेज यात्रा। तेज यात्रा का मतलब लंबी दूरी के लिए सबसे तेज साधन माना जाता है। व्यापार में वृद्धि की बात करें तो उसमें निर्यात आयात वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। तो इस प्रकार से वायु परिवहन का महत्व लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, विदेशी घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। आसानी से जल्दी से अगर पहुंचना है तो लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल है, आपात राहत है, सैनिक सेवाएं जो होती हैं उसमें वायु परिवहन काफ़ी महत्व माना जाता है। ठीक है, तो उदाहरण आप लिखना चाहते लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, आगे इसमें है भारत में अपारंपरिक स्रोत का विकास क्या है। अब पहले आप समझिए कि अपारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। तो अपारंपरिक स्रोत ऊर्जा के वे होते हैं जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऐसा ऊर्जा जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा खत्म हो जाएगी, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसी ऊर्जा को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। थोड़ी सी परिभाषा इसके बारे में लिख सकते हैं।
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो सतत रूप से उपलब्ध होते हैं और पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हैं। इसे नवीकरणीय संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसे गैर परंपरागत संसाधन के नाम से भी जाना जाता है, तो आप थोड़ा इसे अच्छे से समझने का प्रयास करें क्योंकि क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इसके स्रोत कौन से हैं, उनका विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में समझना हमें यहाँ पे है। तो सबसे पहले स्रोत देखेंगे, जैसे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा का जो विकास हुआ है ज़्यादातर देखा गया है गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बड़े क्षेत्रों में यहाँ पे सौर ऊर्जा बनाए गए हैं। वहीं बात करें दोस्तों पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा में आप लिखेंगे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में पवन ऊर्जा जो है टरबाइन चलाकर जो है पवन ऊर्जा बनाया जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे है जैव ऊर्जा या फिर बायोगैस या बायोमास के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस यानी जो गोबर गैस होता है उसी को बायोगैस के नाम से जाना जाता है। इन संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आगे यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा। जल विद्युत ऊर्जा में जैसे कि नदी बह रही है तो नदी पर बांध बना के वहाँ से जो विद्युत होता है वो उत्पादन किया जाता है। तो जैसे टेहरी है, भाखड़ा, नांगल बांध है, ये सब जो है जल विद्युत ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों हाइड्रोजन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा के, तो अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है, अभी शुरुआत में है, बहुत जल्द ही आगे इसको देखने को और तेजी से मिलेगा। कुछ सरकारी प्रयास किए गए हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय सौर मिशन पवन ऊर्जा नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार बताइए। तो आप इनके बारे में लिखेंगे तृतीय क्रियाकलाप वे गतिविधियां हैं जो सेवाओं से जुड़ी होती हैं, अर्थात तृतीय क्रियाकलाप सेवा प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, कितने भागों में इसे बांटा गया है, या आपके पेपर में आपसे उदाहरण पूछ सकता है या तो इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है। तो अब दोस्तों आप इसमें लिखोगे कि व्यावसायिक सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, व्यापार, ये सब जो है आपके व्यावसायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। अगर परिवहन या संचार सेवा के बारे में बात करें, उसमें रेल, सड़क, वायु परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब जो है आपके परिवहन संचार सेवा के अंतर्गत आते हैं। यही सब इसके प्रकार हैं। आगे इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आप लिख सकते हैं स्कूल, अस्पताल, चिकित्सा सेवाएं जो होती हैं ये सब शिक्षा स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आती हैं। वही दोस्तों बात करें पर्यटन और आतिथ्य सेवा में, जैसे होटल हो गया, गाइडेंस हो गया, या फिर जो है एयरलाइंस हो गया, वहाँ पे भी सेवाएं आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप पर्यटन आतिथ्य सेवा लिख सकते हैं। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, 4 पॉइंट लिख देंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट में, उदाहरण लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण क्षेत्रों का जो है आपको वर्णन करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% सेम टू सेम ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन वितरण का वर्णन कीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसमें लिखेंगे भारत विश्व में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है। ये थोड़ी सी इसके बारे में परिभाषा टाइप कर लिख देंगे। ठीक है, आगे इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, गोवा है। यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात करें तो केओंझर, मयूरभंज जो है ये उड़ीसा में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन होता है। वही बात करें झारखंड में, तो झारखंड में सिंहभूमि जिला है, काफ़ी फेमस है, यहाँ पे होता है लौह अयस्क। इसके बाद छत्तीसगढ़ में है, दांतेवाड़ा है, बस्तर है, यहाँ पे होता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु, ये सब जो है आपके कर्नाटक में होते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक के जिले का नाम है बल्लारी, या फिर बेल्लारी भी बोलते हैं, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलुरु, तुमकुरु। ठीक है, ये जो है आपके नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा फनी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, गोवा में बात करें तो गोवा में भी लौह इस्पात जो है केंद्र बनाया गया है। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखेंगे, लो लो वो, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे लो ओ, छत पे, छत पर नाटक झाड़ रही है। ठीक है, छत पे जो है, छत पर नाटक झाड़ रही है, छत पर नाटक झाड़ रही है। लो छत पे नाटक झाड़ रही है, कब से नाटक झाड़ रही है, देखे जा रहे हैं भैया। तो यहाँ पे जो लो छत पे नाटक झाड़ रही है, लो से हो जाएगा लौह अयस्क। ठीक है, लो से हो जाएगा लौह अयस्क, ओ से हो जाएगा उड़ीसा, और छत यानी छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और नाटक यानी कर्नाटक हो जाएगा, झाड़ मतलब झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आप नाम भर देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
आगे यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे भारत में पेट्रोलियम संसाधन के बारे में आपको वर्णन करना है, पेट्रोलियम संसाधन के बारे में बताना है। तो उसमें आप लिखेंगे या उसका क्षेत्र पूछेगा या पेट्रोलियम संसाधन के वितरण का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भारत में पेट्रोलियम जो है वो मुख्य रूप से कुछ राज्यों तक सीमित है। जैसे महाराष्ट्र में बात करें तो मुंबई हाई महाराष्ट्र में है, सबसे बड़ा अपतटीय जो है तेल क्षेत्र है। अपतटीय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आप इसको थोड़ा सा मैपिंग करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पड़ता है आपका मुंबई, ठीक है, और मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर यहाँ समुद्र में जो है यहाँ पे मुंबई हाई है, ठीक है, मुंबई हाई है। और यहाँ पे इसे अपतटीय मतलब उसका तट से थोड़ा दूर, अप मतलब दूर होता है, तटीय मतलब यानी तट से थोड़ी दूरी पर है मुंबई हाई, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है। वही बात करें दोस्तों गुजरात की अंकलेश्वर खंबात की खाड़ी है, तो गुजरात में जो है आप ये लोकेशन देख पाएंगे इसका, तो ये गुजरात स्टेट है, ठीक है, गुजरात स्टेट है। और यहाँ पे जो है खंबात की अंकलेश्वर यहाँ पे और ये है खंबात की खाड़ी, तो यहाँ पे जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन होता है, ठीक है। असम में बात करें तो यहाँ पे डिगबोई है, लाकवा है और यहाँ पे नाहरकटिया है। असम में ये कुछ ऐसे नाम हैं। यहाँ पे अगर बात करें असम की तो यहाँ पे मानचित्र में जो है आप इसे देख पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बीचों बीच जो आपको यहाँ पे राज्य दिखाई देगा बीचों बीच, ये असम है, ठीक है, असम में होता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा मैपिंग कर देते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैपिंग जो होती है वो भूगोल की आत्मा होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैपिंग आप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान में बाड़मेर जो है, बाड़मेर का जो मंगला तेल क्षेत्र जो है काफ़ी फेमस है और यहाँ पे उत्पादन होता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है भारत में कोयला उत्पादक क्षेत्रों का वितरण का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर कोयला किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कोयले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा इसका उत्पादन क्षेत्र से संबंधित, तो आप ये क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। भारत में कोयला उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान आता है। और बात करें कौन कौन से क्षेत्र हैं कोयला उत्पादन में, तो झारखंड, झारखंड फेमस है और सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड का झरिया और बोकारो जो है ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे झा से झारखंड हो जाएगा और झा से झरिया हो जाएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि झरिया जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो झरिया कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर उड़ीसा का है, उड़ीसा का तलचर है, अंगुल क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ का जो है कोरबा है और मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज काफ़ी फेमस है। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि 2 कोयला उत्पादक क्षेत्रों का नाम लिखिए, तो आप इसको याद कर सकते हैं, झारखंड का झरिया और पश्चिम बंगाल का रानीगंज, ठीक है। तो आपके बगल में महसूस करके आपके बगल में रानी है, ठीक है, रानी है, तो बगल से बंगाल हो जाएगा और रानी से रानीगंज हो जाएगा और झा से झरिया और झा से झारखंड हो जाएगा। तो दोनों आप याद रखे रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है कि स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। स्वच्छंद उद्योग या फिर स्वच्छ उद्योग के नाम से जाना जाता है, चाहे स्वच्छंद उद्योग पूछे चाहे स्वच्छ उद्योग पूछे। तो स्वच्छ उद्योग वे होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं या कम पहुंचाते हैं, उन्हें स्वच्छ या स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी कुछ विशेषता तो होती होंगी जिसके कारण इसे स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन, यानी सबसे कम जो है जो कचरे होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। दूसरा पॉइंट, पुनर्चक्रण और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग। पुनर्चक्रण का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर खराब हो चुकी है तो उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः चक्रण में करके उसको पुनः दोबारा बनाया जा सके। नवीनीकरण मतलब ही होता है कि जो है पुनः उपयोग किया जा सके। ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी इन्वायरमेंट को देखकर काम किया जाता है और इन्वायरमेंट जो है बना रहे इसके लिए काम किया जाता है। तो इस प्रकार का जो उद्योग होता है उसे स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक वाहन है, ये स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत में जल संरक्षण के महत्व और उपाय को बताइए। तो महत्व में आप लिखेंगे जल संरक्षण का क्या महत्व है। आप जरा सोच के देखिए, अगर पानी आप बचाएंगे तो उसका कुछ महत्व होगा कि नहीं महत्व होगा। जिस प्रकार से हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो कहीं न कहीं उसका भविष्य में महत्व होता है, ऐसे ही अगर हम पानी संरक्षण करते हैं तो भविष्य में इसका भी कहीं न कहीं महत्व मिलेगा।
मिलेगा, यानी हमें हमारे ज़िंदगी में काम देगा। तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कृषि और पीने योग्य पानी में हम जो है इसको उपयोग कर सकते हैं, तो इसकी उपलब्धता बनी रहेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है भूजल स्तर संतुलित बना रहता है। भूजल का मतलब होता है जो भूमि के अंदर पानी है वो बना रहता है, और जो हम नलके से पानी निकालते हैं, वो नलके से जो पानी निकालते हैं कहीं न कहीं नल वाला पानी जो है वो भी कहीं भूजल को बनाए रखता है। ठीक है, पर्यावरण संतुलन वो भी बना रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको देख लेंगे। इसके बाद कुछ इसके उपाय हैं, उपाय भी दिए गए हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा का जो जल होता है वो उसे संग्रहित करना चाहिए, ताकि जो है जो पुनः जो है भूजल वो बनता रहे। ठीक है, आगे यहाँ पे ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का मतलब ये होता है कि जो छिड़काव होते हैं ना, छिड़काव होते हैं उसे ड्रिप सिंचाई कहते हैं। ड्रिप सिंचाई से छिड़काव होते हैं तो हम उसे सिंचाई को ड्रिप सिंचाई के नाम से जानते हैं। वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे नमी संरक्षण में सहायक होता है। जल पुनः चक्रण करना चाहिए, यानी गंदे पानी को शुद्ध करके पुनः उपयोग में लाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इसके उपाय हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मिश्रित कृषि की विशेषता बताइए। ये आपसे क्वेश्चन घुमा देगा और पूछेगा मिश्रित कृषि की जो है परिभाषित कीजिए इसको। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करेंगे, दोनों का उत्तर सेम होगा। इसमें आप छोटा सा कोटेशन लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। जैसे इसमें लिख सकते हैं कि फसल जब उगाई जाती है तो फसल उगाने के साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है, और जब फसल पशुपालन एक साथ जो किया जाए तो इस प्रक्रिया को है मिश्रित कृषि कहा जाता है। इसको लिख के डायग्राम में बना देंगे, पूरा बढ़िया आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों इसकी विशेषता में लिखेंगे कि फसल उत्पादन और पशुपालन साथ साथ होता है। दूसरा है विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है, यानी एक साथ कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट, उर्वरकों और मशीनों का उपयोग भी मिश्रित कृषि में अधिक देखने को मिलता है। फसल चक्र को अपनाया जाता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए या भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप जहाँ पे चाय खेती होती है तो चाय खेती के लिए जलवायु कैसी होनी चाहिए, जलवायु में लिखेंगे थोड़ा सा। फिर मिट्टी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा चाय खेती हो सकती है। ठीक है, श्रम की आवश्यकता कैसी रहेगी, पूंजी कितना लगेगा, ये सब जो है आप लिखने के बाद जो है तापमान कैसा होना चाहिए, ये सब लिखने के बाद जो है तब आप इसके बारे में इसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। जिसमें आप जैसे असम है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य माना जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल को जो दार्जिलिंग क्षेत्र है वो चाय उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर बात करें वहीं दक्षिण भारत में तो केरल तमिलनाडु जो है ये आ जाएगा। नीलगिरी जो है ये पहाड़ी यहाँ पे है, चाय की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, 4 विशेषता पूछा गया, 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। जिसमें मानसून पर निर्भरता, मानसून पर जब श्रमिक जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, किसान जो होते हैं वो निर्भर होते हैं। तो जब मानसून सही टाइम पे आता है तो फसल अच्छी होती है, मानसून सही टाइम पे नहीं आता तो फसल अच्छी नहीं होती है। इसके बारे में ऐसे सेंटेंस बना के अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप। फिर अधिक श्रम, यानी भारतीय कृषि में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। आज भी लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, मशीनों का उपयोग बहुत कम करते हैं। आगे यहाँ पे है लघु और सीमांत जोतों का प्रचलन। लघु और सीमांत जोतों का प्रचलन का मतलब होता है, यहाँ पे जोत जो शब्द लिखा गया है इसका मतलब खेत होता है। ठीक है, और यहाँ पे लघु मतलब छोटा होता है। जैसे मान लो कई सारे व्यक्ति होते हैं, किसी का 1 बिस्सा यहाँ पे है, 2 बीघा यहाँ पे है, 5 बिस्सा यहाँ पे है, यानी जो खेत होते हैं वो बिखरे पड़े होते हैं, तो उनको सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सही तरीके से खेती नहीं हो पाती है, देख रेख नहीं हो पाती है। तो ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है विविधता। विविधता का मतलब होता है खाद्यान्न, नकदी, बागवानी फसलें, ये सब जो है भारतीय कृषि में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताइए। तो पहले प्रतिकर्ष कारक बारे में समझते हैं। उससे पहले एक चीज और आपको बता दें कि इसी क्वेश्चन को घुमा के कितनी बार पूछ सकता है, अलग अलग क्वेश्चन के जरिए आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसी क्वेश्चन को आगमन और प्रस्थान में अंतर पूछ सकता है, आगमन और प्रस्थान में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को जो है आपसे पूछ सकता है गंतव्य, ठीक है, गंतव्य और उद्गम, गंतव्य और
उद्गम में अंतर बताइए और अपकर्ष कारक प्रतिकर्ष कारक पूछा ही गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, सबका आंसर एक ही होगा। तो आइए समझते हैं पहले प्रतिकर्ष कारक के बारे में। ये वे कारण होते हैं जो लोगों को किसी स्थान से प्रवास करने के लिए मजबूर करते हैं। ये कारक आमतौर पर नकारात्मक होते हैं और जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इन्हें कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, कोई एक स्थान बी है। अब यहाँ से जब ए वाले स्थान से किसी भी कारणवश ए वाले स्थान से लोग बी वाले स्थान पर चले जाते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। और जहाँ से जाते हैं, गौर फरमाएंगे, जहाँ से जाते हैं उसे आप प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, और जहाँ को जाते हैं, जहाँ को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। अप मतलब आना, प्रति मतलब जाना, ऐसे भी कह सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो जहाँ से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक और जहाँ को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। डायग्राम बना के अच्छे से लिख के पूरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कारक मतलब कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो आर्थिक समस्या में क्या लिख सकते हैं, जैसे बेरोजगारी है, कम वेतन है, गरीबी है, ये सब के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सब प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा से कारण जो है दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं। राजनीतिक अस्थिरता यानी युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष, अगर ऐसा समस्या देखने को मिलती है तो उस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। गांव में उच्च शिक्षा और छोटे अस्पतालों का अभाव देखने को मिलता है, इसके कारण जो है लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन की अस्थिरता, यानी मानसून पर निर्भरता, मिट्टी की उर्वरता में कमी, ये सब कहीं न कहीं पलायन का एक कारण माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अपकर्ष कारक में लिखेंगे, फुल फैक्टर्स में लिखेंगे इसमें कि ये वे कारण होते हैं जो लोगों को किसी स्थान की ओर आकर्षित करता है, वहाँ बसने के लिए प्रेरित करता है। ये कारक आमतौर पे सकारात्मक होते हैं और जीवन को बेहतर बनाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे कारक है जिसके कारण लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जैसे कि बड़े शहरों में रोजगार मिलता है, वहाँ पे अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छे स्कूल मिलते हैं, अच्छी परिवहन की सुविधा होती है, वहाँ पे मेट्रो की सुविधा होती है, अन्य परिवहन की सुविधा होती है, वहाँ पे कोई अशांति मतलब कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे हमेशा अशांति फैली रहती है, हर जगह शांति रहती है। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट को आप एक साथ बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नगरों के प्रकारों के बारे में बताइए। भारतीय जो नगरें होते हैं प्रकारों के बारे में बताना है। आपसे बता दें कि यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि प्रकारों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यही आपका उत्तर होगा। मैं शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे प्रशासनिक नगर है, प्रशासनिक नगर जहाँ पे जैसे जो राजधानी है वो प्रशासनिक नगर है। पूरा 28 राज्य की राजधानी जो है आप याद रखे रहेंगे, तो उसमें से 2-4 तो आपको पता होगा, 2-4 आप लिख देंगे, प्रशासनिक नगर में काम हो जाएगा। जैसे दिल्ली भी लिख सकते हैं, भोपाल, लखनऊ, पटना, ये सब क्या है, प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक नगर जहाँ पे उद्योग ज़्यादा स्थापित होते हैं, जैसे जमशेदपुर है, बोकारो है, ये सब औद्योगिक नगर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद व्यापारिक नगर है। व्यापारिक नगर जो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो मुंबई है, सूरत है, ठीक है, ये सब क्या है, व्यापारिक नगर के अंतर्गत आते हैं। वही धार्मिक नगर की बात करें से वाराणसी है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, ये सब जो है, अयोध्या आज के डेट में धार्मिक नगर काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण नगरीय वस्तु में विभेद कीजिए, यानी आपसे अंतर पूछा गया है। तो आप सभी लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव के बारे में जानते होंगे क्या क्या वहाँ पे होता है गांव में, ठीक है। तो सीधा सीधा आप हेडिंग डालेंगे गांव, ग्रामीण बस्तियां, और उसके बारे में आप लिखेंगे। आप ये लिखना चाहते तो आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीधा मुद्दे की बात करते हैं और ग्रामीण बस्ती से शुरुआत करते हैं। वे बस्तियां जो छोटे आकार की होती हैं, जहां मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित जनसंख्या होती है, यहाँ परंपरागत जीवन शैली देखने को मिलती है। तो ये तो छोटी सी इसकी परिभाषा होगी। अब विशेषता में क्या क्या आप लिख सकते हैं, तो परिभाषा से ही विशेषता बनता है। पहला,
कम जनसंख्या घनत्व, यानी गांव में कम लोग होते हैं और एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता का मतलब ये है लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं, ये सब काम करते हैं जो प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत होते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है पर कि परिवहन की सुविधा की कमी देखने को मिलती है। सड़कों और परिवहन की सुविधा जो है वो सीमित होती है। ठीक है, आगे है सामाजिक संबंध जो होते हैं ये काफ़ी मजबूत होता है, लोग एक दूसरे को जानते हैं और जो परंपराएं होती हैं, रीति रिवाजें जो होती हैं मिलकर वो अपनाते हैं, उसे मनाते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है अधोसंरचना का अभाव। अधोसंरचना का अभाव का मतलब यहाँ पे कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा ये सुविधाएं जो है सीमित हैं, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे नगरीय विशेषता। नगरीय बस्तियां के बारे में आपको बताना है कि नगरीय बस्तियां बड़े आकार की होती हैं, मुख्यतः औद्योगिक, व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं तो ले सकते हैं। अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है नगरों में, शहरों में अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, मकान जो होते हैं आपस में सटे सटे होते हैं, काफ़ी जनसंख्या भरी होती है। अगला पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं विविध आर्थिक गतिविधियां, इसमें व्यापार, उद्योग, बैंकिंग, IT सेवाएं ये सब जो है शामिल किए जाते हैं। वहीं बात करें अत्याधुनिक अधोसंरचना, मतलब कि बेहतर सड़कें, मेट्रो, इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं ये काफ़ी ज़्यादा नगरों में देखने को मिलती हैं। वहीं बात करें तेजी से जीवन शैली जो है बदल रही है, लोग जो है अधिक व्यस्त हो रहे हैं, सामाजिक संबंधों में जो है कहीं कहीं सीमित हो रही है, सामाजिक संबंध जो है वो सीमित हो रहे हैं। ठीक है, प्रदूषण और भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि भारत में जनसंख्या घनत्व और वितरण का विवरण दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से। सबसे पहले जनसंख्या जो अधिक घनत्व वाला राज्य है वो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश वाले राज्य हैं, और सबसे कम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे छोटी सी परिभाषा कि जनसंख्या घनत्व में किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसकी छोटी सी परिभाषा में सूत्र लिख सकते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल किलोमीटर पे। इस प्रकार से जो है आप इसको निकाल सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी का टॉपिक है यहाँ पे, भारत में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय वितरण का विवरण दीजिए। तो यहाँ पे क्षेत्रीय के बारे में लिखेंगे कि जहाँ पे उच्च जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं वहाँ 500 से व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने को देखने को मिलते हैं। वहीं मध्यम जनसंख्या में 200 से लेकर 500 व्यक्ति जो है कहीं के उस क्षेत्र में निवास करते हैं। और वहीं बात करें नेक्स्ट जो आपका है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले में, तो उसमें लगभग 250 से व्यक्ति जो है कम जो है जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रकार से 3 भागों में से डिवाइड किया गया है। इसके बाद तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन तब होता है जब जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण किसी क्षेत्र के जो है जनसंख्या में वृद्धि या कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन के घटक में आप लिखेंगे प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो घटक का मतलब उसके तत्व कह सकते हैं, उसकी विशेषता कह सकते हैं, उसकी प्रकार कह सकते हैं। तो जन्म दर क्या होता है इसमें लिखेंगे कि प्रति 1000 व्यक्तियों, यहाँ पे स्त्रियाँ लिख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, स्त्रियों में लिख देंगे कि प्रति व्यक्ति 1000 स्त्रियों प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। वहीं बात करें मृत्यु दर के बारे में तो आप इसमें ले सकते हैं कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले की संख्या जो होती है उसी को मृत्यु दर कहा जाता है। तीसरा दोस्तों इसका जो पॉइंट है वो है प्रवास यानी माइग्रेशन। इसमें आप लिखेंगे लोगों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। कभी कभी प्रवास की जगह स्थानांतरण ही पूछ लेता है, तो स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, स्थानांतरण कहलाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है मानव भूगोल का अर्थ और विशेष क्षेत्र के बारे में बताइए। ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो मानव भूगोल में लिखेंगे कि मानव भूगोल की वह शाखा है जो मानव या मनुष्य समाज भौगोलिक के बीच में संबंध जो होते हैं उसी का अध्ययन करता है। तो एक तरफ जो है मानव हो जाएगा
और एक तरफ पर्यावरण हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध होता है इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। अब इसकी कुछ विशेष क्षेत्र हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या, घनत्व, जनसंख्या के बारे में, वितरण और प्रवास के बारे में अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें नगरीय भूगोल में, तो नगरीय भूगोल में नगरों का विकास, संरचना और कार्य किया जाता है। औद्योगिक भूगोल की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे कृषि, उद्योग, व्यापार, ये सब जो है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें राजनीतिक भूगोल में, तो उसमें सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये सब जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से हैं। तो आंतरिक जलमार्ग वे होते हैं जो नदियों, झीलों या फिर नहरों द्वारा माल या फिर लोगों के परिवहन के लिए जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से जलमार्ग है, मुख्य जलमार्ग, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है अमेजन नदी जलमार्ग, दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो अगर दक्षिण अमेरिका का जो है आप मानचित्र बनाएंगे तो इस प्रकार से आप इसे बना के, इस प्रकार से इसे बना के जो है ऐसे बना देंगे। ठीक है, और जो आपका अमेजन नदी है कुछ इस प्रकार से, अमेजन जो नदी है यहाँ पे एक पर्वत, इसका नाम है एंडीज पर्वत। ठीक है, यहाँ से पर्वत है, इसका नाम है एंडीज पर्वत, और इस पर्वत से एक नदी निकलती है कुछ इस प्रकार से, नदी ऐसे जाके ऐसे बहती है। ठीक है, इस नदी का नाम है अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन जो नदी है ये वर्षा वनों में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो डायग्राम बना के यहाँ पे लिख देंगे अमेजन नदी। भाई साहब पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा क्योंकि आपको मैपिंग आती है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है मिसिसिपी मिसौरी जलमार्ग, जो अमेरिका में पड़ता है। कृषि और उद्योग के लिए, परिवहन के लिए काफ़ी प्रमुख माना जाता है। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे महसूस करा दूँ कहाँ पे लोकेशन पड़ेगा, तो आप इस प्रकार से अपने मानचित्र को जो है बना सकते हैं, कैसे जो है मानचित्र बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर थोड़ा बहुत बना देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है एक नदी बहती है, इस प्रकार से दो नदी बहती हैं और ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, एक है मिसिसिपी, दूसरी आपकी है मिसौरी, ये दोनों संगम होकर जो है मैक्सिको की खाड़ी में यहाँ पे जो है गिर जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये नदी जलमार्ग है। ठीक है, अमेरिका में है। नेक्स्ट है डेन्यूब नदी, जो कि आपका यूरोप में पड़ता है, और यूरोप महाद्वीप में जो है पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में डेन्यूब नदी बहती है, सबसे व्यस्ततम नदी मानी जाती है। ठीक है, आगे यहाँ पे है यांगत्जे नदी, जो कि चीन में पड़ता है। चीन भारत के ऊपर है, लोकेशन में आप यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है चीन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न आता है पाइपलाइन परिवहन के महत्व के बारे में बताइए। तो पाइपलाइन परिवहन का उपयोग जो है तरल और गैसीय पदार्थ के लिए जो है लंबी दूरी के लिए किया जाता है। क्या इसका महत्व है, तो देखिए लागत में कमी है, समय की बचत है, पर्यावरण में लाभ है। तो कुछ ऐसे महत्व हैं, इनके बारे में एक एक लाइन ले सकते हैं। जैसे लागत में कमी, सड़क और रेल परिवहन से सस्ता माना जाता है। समय की बचत यानी तेज और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पर्यावरण लाभ में लिखेंगे कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी बचाता है। ठीक है, बचाव करता है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि HBJ गैस पाइपलाइन है, तो HBJ पाइपलाइन जो है वो है HVJ पाइपलाइन। एच का मतलब होता है हजीरा। ठीक है, हजीरा पड़ता है आपका गुजरात में है, ये गुजरात में है। और फिर इसके बाद बीजापुर नहीं है, विजयनगर है। ठीक है, विजयनगर है, विजयनगर हो जाएगा, और जे से हो जाएगा जगदीशपुर। तो जो विजयनगर है ये MP में पड़ता है, जगदीशपुर पड़ता है UP में, और हजीरा पड़ता है गुजरात में। तो इस प्रकार से जो है ये पाइपलाइन है जो कि प्राकृतिक गैस का जो है प्रमुख उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कि भूमि का उपयोग और उसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किस प्रकार से भूमि का उपयोग किया जाता है, जो जमीन है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक ही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है सिंपल शब्दों में। सबसे पहले यहाँ पे भूमि का जो उपयोग होता है वो अर्थ भूमि का जो है विभिन्न उद्देश्य होते हैं उसको उपयोग करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कृषि भूमि है, कुछ भूमियाँ जो होती हैं कृषि में उपयोग की जाती हैं, कुछ भूमियाँ औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग की जाती हैं, कुछ भूमि जो है वन क्षेत्र हैं, और आवासीय वाणिज्य भवनों के लिए भी जो है कुछ भूमियाँ उपयोग की जाती हैं। यानी भूमि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये आपको बताना है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो उसमें लिख सकते हैं।
भौतिक कारक, इसमें जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृतियाँ कहीं न कहीं ये प्रभावित करते हैं। अगला है आर्थिक कारक में भूमि की कीमत, बाजार की उपलब्धता, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी, परंपराएं, जनसंख्या, घनत्व, ये सब भी जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आप यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रोपड़ कृषि के बारे में। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोपड़ कृषि अर्थ और विशेषता आपसे पूछा जा सकता है, तो पहले अर्थ ही समझ लेते हैं। रोपड़ कृषि को बागानी कृषि भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले बागानी कृषि किसे कहते हैं, तो रोपड़ कृषि को बागानी कृषि के नाम से जाना जाता है। रोपड़ कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें एक ही प्रकार की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। जैसे के तौर पे आप इस तरह से चाय है, तो चाय की जब खेती होती है तो लंबे क्षेत्रों में चाय की खेती होती है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी कुछ मुख्य विशेषता यहाँ पे आप ले सकते हैं। क्या क्या विशेषता है, जैसे व्यापक क्षेत्रों में एकल फसल उत्पादन होता है, ये पहली विशेषता है। बाजार के लिए उत्पादन होता है, अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। जलवायु और मिट्टी निर्भर जो है वो निर्भर करता है किस प्रकार की फसल उगाई जाएगी। तो ये सब इसकी विशेषता हो जाएंगे। उदाहरण आप जरूर लिखेंगे, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल जो है कहवा, ठीक है, कहवा यानी कॉफ़ी, केला, अनानास, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चलवासी कृषि की विशेषताएं बताइए, या फिर इसकी परिभाषा पूछ सकता है। तो यहाँ पे नाम लिखा है चलवासी कृषि। चलवासी मतलब चलना होता है। ठीक है, चलना, कहाँ चलना, एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर बसना और वहाँ पे खेती करना, इसको चलवासी कृषि के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसे झूम खेती भी कहा जाता है और इसे स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है और इसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। तो कितने सारे नाम हैं, बहुत नाम है भाई साहब, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा। चलवासी कृषि की वह प्रणाली है जिसमें किसान भूमि को एक क्षेत्र पर खेती करते हैं और फिर छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उन्हें चलवासी कृषि कहा जाता है। अब इसकी कुछ विशेषता हैं, जैसे भूमि को कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है, पहली विशेषता। जंगलों को जलाकर खेती की जाती है, जिसे झूम खेती कहा जाता है। सिंचाई और उर्वरक की जो है उपयोग कम हो जाती है, जिसके कारण वो स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उत्तर पूर्व राज्य में भारत में खेती जो होती है वो झूम खेती होती है, जो चलवासी कृषि होती है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे है कि मानव भूगोल और पर्यावरण के बीच संबंध को बताना है। तो मानव भूगोल और पर्यावरण का जो संबंध होता है उसी को मानव भूगोल कहा जाता है। तो इसे परिभाषा दे सकते हैं कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है उसी अध्ययन को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आप इसमें एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे मानव है, मानव क्या करता है, प्रकृति के जो संसाधन होते हैं वो प्रकृति के संसाधनों को जो है उपयोग करते हैं, तो मानव का असर प्रकृति पर, प्रकृति का असर मानव पे पड़ता है। इस संबंध को जो है दर्शाया गया है। तो आप इसके बारे में व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, व्याख्या यहाँ पे मैंने किया है, बस ये इतना जान लीजिए कि सिंपल शब्दों में आपको अपने शब्दों में लिख देना है। ठीक है, आगे है संभववाद और निश्चयवाद क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, पहले निश्चयवाद के बारे में जान लीजिए। निश्चयवाद सिद्धांत कहता है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो मानव जीवन को नियंत्रित करता है, यानी इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान माना गया है। मनुष्य जीवन की जो जलवायु है, स्थल है, मिट्टी है, वो संसाधन, वो सब जो है ये निश्चयवाद प्रकृति के द्वारा तय होता है। अगला यहाँ पे है कि रेगिस्तानों में जो है क्षेत्र में लोग ऊँट पालते हैं, खाना बदोश के जीवन जीते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के अनुसार, प्रकृति के अनुसार वो ढल जाते हैं। ठीक है, अब संभववाद क्या होता है, तो संभववाद में लिखेंगे यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीकी से पर्यावरण को नियंत्रित कर सकता है और करने का प्रयास किया है। जैसे उदाहरण के तौर पे दुबई में कृत्रिम द्वीप बनाया गया है, राजस्थान में ग्रीन हाउस जो खेती है वो कहीं न कहीं किया गया है। तो ये सब जो है मरुस्थल क्षेत्र में खेती करना और दुबई जैसे मरुस्थल एरिया में कृत्रिम द्वीप बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग का काम है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके बारे में आपको लिखना है। तो पहले इसके बारे में एक लाइन लिखेंगे, भारत में विभिन्न राज्यों में और क्षेत्रों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो अलग अलग देखने को मिलता है, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है।
पहला यहाँ पे भौगोलिक कारक, जलवायु है, मिट्टी की उर्वरता है, पानी की उपलब्धता है और भू आकृति है। इसमें आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तब जाके पूरा नंबर आपको मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। जलवायु का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ठीक है, तो क्या वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे? नहीं रहना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा कहीं पे अगर गर्मी पड़ती हो, क्या वहाँ रहना पसंद करेंगे? वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर जहाँ कहीं भी थोड़ी ठंडी हो, ठीक है, और थोड़ी गर्मी हो, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, तो क्या वहाँ रहना पसंद करेंगे? वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। इसका मतलब जलवायु जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें है मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता भी कहीं न कहीं दर्शाती है कि जहाँ मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है वहाँ ज़्यादा लोग जीवन यापन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है पानी की उपलब्धता। मान लीजिए कहीं पे आपको पानी मिल रहा है, ठीक है, और वो पानी कैसा है? गंदा पानी है। और कहीं पानी आपको मिल रहा है, वो पानी कैसा है? स्वच्छ पानी है। तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्वच्छ पानी मिलता है, यानी पानी की उपलब्धता, पानी कहीं पे मिले और स्वच्छ मिले तो वहाँ लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आकृति, भू आकृति, इसके बाद भू आकृति में आप लिखेंगे कि भू आकृति मतलब भूमि की जो आकृति है, कहीं मैदान है तो कहीं पठार है, कहीं पहाड़ी है तो कहीं पर्वत है। तो इस प्रकार से जो आकृतियाँ देखने को मिलती है, इस आकार को जो है कहा जाता है भू आकृति, ठीक है, भू आकृति कहा जाता है। अब मैदानों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है क्योंकि यहाँ पे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आर्थिक कारक आता है। आर्थिक कारक में औद्योगिक कारक हैं, कृषि एवं व्यापार है, परिवहन सुविधाएं हैं, सामाजिक और जो है ऐतिहासिक कारक हैं। कुछ इस प्रकार से कारक दिए गए हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे शुरुआत होता है 32 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो क्वेश्चन घुमा देता है और वही आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए, इसका उत्तर 50 क्वेश्चन टोटल है यहाँ पे। तो आइए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो प्रवास क्या है, इसके प्रकार बताइए, इसके परिणाम बताइए। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप? परिभाषा बताएंगे प्रवास के बारे में। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जब लोग किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने लगते हैं तो उसे प्रवास कहा जाता है। इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, जिससे मान लीजिए कोई एक स्थान ए है, कोई एक स्थान बी है। जब ए वाले स्थान से लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसी को क्या कहते हैं? प्रवास कहा जाता है, ठीक है। आगे इसमें इसके प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार से प्रवास होता है? तो एक होता है आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास का मतलब होता है कि जब जैसे मान लो भारत है, तो भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे से तीसरे राज्य में जब लोग जाते हैं तो उसे हम आंतरिक प्रवास कहते हैं। जैसे ग्रामीण से शहर में जाना, या फिर मान लो कि यूपी का है और वो जो है महाराष्ट्र में चला जाए, ठीक है, या फिर किसी अन्य राज्य में चला जाए, तो इस प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। और कैसा प्रवास? आंतरिक प्रवास, यानी देश के भीतर जो होता है उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे है बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास का मतलब जब लोग एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? बाह्य प्रवास कहेंगे। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर, जब बाहर देश में चले जाएं, ठीक है। इसके बाद होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई भारतीय अमेरिका में या फिर कनाडा में या फिर किसी अन्य देश में जाके बस जाए पूरी तरह से, तो उसे हम अस्थायी प्रवास कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ बात करें, नेक्स्ट है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास में जैसे काम या पढ़ाई के लिए विदेश में जाना पड़ता है तो फिर बाद में आना भी पड़ता है, तो उसे अस्थायी प्रवास कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे अगला हेडिंग रहेगा प्रवास के परिणाम। क्या परिणाम मिलता है प्रवास होने के बाद? नए अवसर और रोजगार की उपलब्धता मिलती है, शहरीकरण होता है, औद्योगिकरण में वृद्धि होती है, जनसंख्या असंतुलन और आर्थिक विकास का इनकी देखने को मिलता है। नकारात्मक क्या होता है, नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ता है? तो शहरों में भीड़ और बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल श्रमिक की कमी देखने को मिलती है, सामाजिक और सांस्कृतिक असंतुलन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में ऐसे ले सकते हैं। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की परिभाषा और मूलभूत जो क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मानव विकास की परिभाषा लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जीवन स्तर में सुधार के लिए जो है अवसर मिलते हैं। इसे संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा परिभाषित किया गया
है। तो यहाँ पे जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं मानव विकास के बारे में। मानव विकास की जो अवधारणा है, अगर आपसे पूछ ले कि मानव विकास की अवधारणा किसने दी है, तो डॉक्टर महबूब उल हक ने दी है। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया है। ठीक है, उल हक है ये। ठीक है, ये हक है, गा नहीं लगाना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र देख लेते हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनसे मानव विकास तय होता है? तो पहला जो है पॉइंट वो है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता जो है ये स्वास्थ्य को दर्शाता है। जितना आप लंबा स्वास्थ्य जीवन आपका रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका विकास होगा। शिक्षा की बात करें तो ज्ञान और कौशल के द्वारा जो है मानव विकास कर सकता है। आर्थिक संसाधन, जीवन यापन के लिए जो आर्थिक संसाधन जैसे पर्याप्त आय ये सब रहेगा तो मानव विकास कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मानव विकास के स्तंभ या घटक के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 4 स्तंभ दिए गए हैं, इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ, या फिर जो है एक ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, बहुत प्यारा डायग्राम बन जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से 4 स्तंभ जो है आप यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, घर बना लेंगे। ठीक है, घर बनाने के लिए पिलर लगानी पड़ती है, तो आप 4 पिलर लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे और 4 नाम यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे लिखिए सा उ। ठीक है, ये ट्रिक है, सा उ, सा उ। ठीक है, सा उ, ये ट्रिक है, इसको ध्यान रखेंगे, यही ट्रिक आपको काम देगा। अब सा से क्या होता है? समानता। दूसरे सा से क्या होता है? सतता या फिर सतत होता है। और तीसरे सा से होता है सशक्तिकरण होता है। ठीक है, सशक्तिकरण, देखिए यहाँ पे लिखा गया सशक्तिकरण। तो सा उ, यहाँ पे उ जो है उ मतलब उत्पादकता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समता या समानता इसे कहते हैं, सभी को समान अवसर मिलेगा तो मानव विकास कर सकता है। सतता मतलब होता है यहाँ पे कि संसाधनों का जो है भविष्य के लिए कितना संरक्षण किया जा रहा है, ये सत्य को दर्शाता है। यहाँ पे जो सत्ता लिखा गया उसको आप सतत विकास लिख सकते हैं, सतत विकास लिखिए। ठीक है, सतत विकास तो आपको याद रहेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे है उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब ये है कि लोग की क्षमता कितनी है, कितना कौशल है, कितना ज्ञान है, उसी आधार पे लोग अपना क्षमता विकसित करते हैं, जो उत्पादन होता है उसको विकसित करते हैं। इसके बाद सशक्तिकरण आता है। सशक्तिकरण का मतलब लोगों को निर्णय लेने की शक्ति और अपने आप में इतना क्षमतावान हो जाना कि अपना काम खुद कर सके, तो मानव विकास कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है मानव विकास के 4 उपागम, बहुत ही महत्वपूर्ण उपागम है। उपागम का मतलब होता है स्रोत। ठीक है, अप्रोच बोलते हैं इसको, स्रोत होता है कि कौन कौन से ऐसे साधन है जिससे मानव विकास कर सकता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आय उपागम है। आर्थिक विकास को मानव विकास का आधार माना जाता है। जितना ज़्यादा आय होगा मानव का उतना ज़्यादा विकास होगा, सिंपल परिभाषा। ठीक है, फिर इसके बाद कल्याण उपागम। अब आप यहाँ पे ट्रिक्स याद कर सकते हैं कि अब मान के चलिए अगर मानव के पास आय होगा, ठीक है, अगर आय होगा तो मानव का कल्याण होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दूसरा हेडिंग क्या बन जाएगा? कल्याण उपागम। ठीक है, कल्याण उपागम बन जाएगा। अब यहाँ से कल्याण उपागम में लिखेंगे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन आदि पर ध्यान देना, ये सब कल्याण उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो है सक्षम उपागम। सक्षम का मतलब जो आपका कल्याण होगा तो आप सक्षम बन जाएंगे, यानी व्यक्ति की क्षमताओं का क्या होगा? विकास होगा। तो आप यहाँ पे क्षमता उपागम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है नेक्स्ट बुनियादी आवश्यकता की उपागम, या फिर इसे आधारभूत उपागम भी कह सकते हैं। आधारभूत का मतलब कि जो हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब क्या है? आधारभूत आवश्यकताएं हैं। तो ये 4 आवश्यकताएं जो मतलब कि 4 उपागम हैं, इनके बारे में ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो यहाँ पे वृद्धि और विकास में अंतर बताना है तो सबसे पहले वृद्धि के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको छोड़ दीजिए, सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं, वृद्धि को देखते हैं यहाँ पे। तो वृद्धि में आप लिख सकते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति या अर्थव्यवस्था के आकार, संख्या, वजन, मात्रा में जो बढ़ोतरी होती है उसे वृद्धि कहा जाता है। यह मात्रात्मक होती है। जैसे मान लो कि आपके क्लास में कभी कभी मान लो 50 बच्चे आते हैं, कभी 55 आते हैं। ठीक है, मान लो टोटल 70 बच्चे हैं तो कभी 50 आते हैं, कभी 55 आते हैं, कभी 60 आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 70 भी आ जाते हैं। तो जनसंख्या जैसे मान लो 50 कभी आई है तो कभी 55 आ जाएगी। तो मान लो आप जब 55 हो जाएगी तो आप कहेंगे आज जनसंख्या बढ़ गई है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो ये जैसी जनसंख्या बढ़ती है वो कैसी होती है? मात्रात्मक
गुणात्मक होती है, यानी एक मात्रा में बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ विकास के बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे कि विकास किसी वस्तु, व्यक्ति या अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार या गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। यह गुणात्मक होता है, यह मात्रात्मक होता है, और जो विकास होता है ये गुणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रकृति के बारे में। इसकी पॉइंट में लिख सकते हैं, इसका एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का उत्तर ये है प्रकृति मतलब यहाँ विशेषता आप लिख सकते हैं इसकी। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, तो आप इसी विशेषता में लिख सकते हैं कि वृद्धि एक संख्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें केवल बढ़ोतरी को दिखाया जाता है। वहीं अगर विकास के बारे में बात करें तो विकास में यह जो है व्यापक प्रक्रिया है, और यह संरचनात्मक होती है और यह कार्यात्मक भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जैसे कि यदि कोई बच्चा है 3 फीट का है, वो 4 फीट का हो जाए तो उसमें वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यदि वही बच्चा सामाजिक कौशल, बौद्धिक और भावनात्मक जो है समझ विकसित कर लेता है तो उसे हम विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको मापने की विधि किस प्रकार से मापा जा सकता है, यानी इसको डिटेल में लिखा गया है। आप यहाँ देख पाएंगे पूरा डिटेल में लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, आप अच्छे सेंटेंस में लिख सकते हैं। आ जाते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है मानव विकास के जो है सूचकांक क्या हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप एक नंबर है उसको नोट कर लीजिए, आपसे मैसेज कर देंगे तो मैं पीडीएफ को भेज दूंगा। 9250 ठीक है, ये नंबर है 9250263535। ये व्हाट्सएप नंबर आप इसे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ है इसको भेज दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास के सूचकांक के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे यह एक वैश्विक सूचकांक है जिसे यूएनडीपी द्वारा तैयार किया गया है। इसमें 3 कारक को शामिल किया गया है मानव विकास सूचकांक में। यानी मानव विकास सूचकांक कैसे मापता है मानव विकास सूचकांक, तो यहाँ पे जीवन प्रत्याशा का मतलब ये है कि जो जितना ज़्यादा जीवन जिएगा वो उतना ज़्यादा विकास करेगा। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो 80 साल जीता है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है जो 70 साल जिया है, तो 10 साल ही ज़्यादा विकास करे कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये है कि स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा में आ जाएगा, जीवन जीने की प्रत्याशा यानी अधिकतम कितना उम्र जीता है ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला है शिक्षा। एजुकेशन भी कहीं न कहीं दिखाता है कि मानव कितना विकास कर सकता है। आय स्तर, जितना ज़्यादा आय होगी यानी पैसा होगा उतना ज़्यादा मानव विकास करेगा। सिंपल, ठीक है। आगे दोस्तों इसमें नेक्स्ट है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताइए। तो यहाँ पे चलवासी पशुचारण में लिखेंगे, कई बार इसके बारे में जिक्र किए गए हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट कैसे लिखेंगे। एक पारंपरिक पशुपालन प्रणाली है जिसमें लोग अपने पशुओं को चारा के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, इसीलिए इन्हें चलवासी कहा गया है। ठीक है, चलवासी पशुचारण कहा गया है, इन्हीं पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, बसते रहते हैं, चलते रहते हैं, बसते रहते हैं, इस प्रकार से प्रक्रिया की जाती है। इसकी विशेषता क्या है, तो विशेषता में आप लिख सकते हैं मुख्य रूप से रेगिस्तानी होते हैं, नहीं रेगिस्तानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, पहाड़ी या फिर घास के मैदानी क्षेत्रों में ये लोग देखने को मिलते हैं। ये जो पशुपालक होते हैं, यानी जो पशुओं को पालते हैं, ये मौसम और पानी की उपलब्धता के अनुसार स्थान बदलते रहते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से भेड़, बकरी, ऊंट, याक ये सब पाले जाते हैं। इसमें यह प्रथा अफ्रीका, मध्य एशिया, तिब्बत में अधिक ज़्यादा प्रचलित देखने को मिलती है। वहीं बात करें वाणिज्य पशुधन पालन में, तो उसमें लिखेंगे यह आधुनिक और संगठित पशुपालन प्रणाली है जिसमें पशुओं को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पाला जाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषता में लिखेंगे कि मुख्य रूप से कहाँ कहाँ ऐसा देखने को मिलता है, तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें आधुनिक तकनीकी, वैज्ञानिक पद्धति, पूंजी यानी पैसा इसमें अधिक लगता है। इसमें मुख्य रूप से गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि पाले जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। इसमें इसके जो उत्पाद होते हैं दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि के लिए जो है इनको पाला जाता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आदिकालीन निर्वाह कृषि के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जो आपका चलवासी कृषि था, जो स्थानांतर कृषि के नाम से जाना जाता है या फिर इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पुरानी कृषि पद्धति है जिसमें किसान केवल अपने परिवार के आवश्यकताओं के लिए खेती करते हैं, और ऐसी कृषि जो जीवन यापन के लिए की जाती है उसे आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता आप लिख सकते हैं
इसमें कम उत्पादन होता है, स्वावलंबी खेती होती है, मतलब अपने आप में निर्भर होते हैं, पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य फसलें में आप जौ, जैसे बाजरा है, ज्वार है, मकई है, चावल, ये सब होते हैं। प्रचलित जो क्षेत्र हैं अफ्रीका है, भारत है, दक्षिण अमेरिका में की जाती है। ठीक है, भारत में अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में अधिक जो है देखने को मिलती है। आगे इसके बाद है रोपण कृषि के बारे में क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं तो यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप भी यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ से मैंने लिया है तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे लंबा चौड़ा क्वेश्चन है भाई, ये कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ से 42 नंबर क्वेश्चन है। अब आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन घुमा के कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर बताइए। तो द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर आप यहाँ पे लिखेंगे। पहले परिभाषा देख लीजिए। द्वितीयक क्रियाकलाप जो होते हैं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कच्चे माल को परिवर्तित करके उपयोगी वस्तु बनाया जाता है। जैसे मान लो कपास होता है कृषि में, ठीक है, कपास हुआ कृषि में, और कपास से कपड़ा बना दिया जाए तो इसे हम द्वितीयक क्रिया जो है कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीयक क्रियाकलाप में, इसमें ले सकते हैं वे क्रियाएं सेवा में जुड़ी होती हैं जिनमें तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाना और सुविधा प्रदान करना शामिल होता है। इन्हें सिंपल भाषा में कहें तो उसमें सेवा होता है। इन्हें जैसे डॉक्टर है, जो है डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, इंजीनियर है, मोची है, नाई है, धोबी है, दुकानदार हैं, ये सब सेवा प्रदान करते हैं। इन्हीं को तृतीयक क्रियाकलाप कह सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या क्या प्रकृति इसकी है, तो यहाँ पे प्रकृति मतलब इसकी विशेषता क्या है देख सकते हैं। द्वितीयक क्रियाकलाप जो है उत्पादन पर आधारित होता है और तृतीयक क्रियाकलाप सेवा पर आधारित होता है। ठीक है, सिंपल। आगे यहाँ पे उदाहरण में लिख सकते हैं कि द्वितीयक क्रियाकलाप में कारखानों में वस्त्र निर्माण, सीमेंट उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये सब शामिल इसमें होते हैं। वहीं तृतीयक क्रियाकलाप में परिवहन, बैंकिंग, बीमा सेवा, ये सब शिक्षा वगैरह ये सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप PDF मिलेगा, एक बार देख लेना, काफी लंबा चौड़ा मैंने ज़्यादा लिख दिया है, बस थोड़ा सा आप समझ लीजिए ऐसे ऊपर ऊपर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपग्रह संचार और उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपग्रह संचार की पहले परिभाषा लिखेंगे। उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से सूचना, आवाज, वीडियो, डेटा का संचार किया जाता है। यह रेडियो तरंगों के जरिए काम करता है और वैश्विक सूचना प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बात करते हैं इसके उपग्रह संचार में, इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफिकल्ट लग सकता है, इसको प्रकार में ले सकते हैं। जैसे भूस्थितिकी उपग्रह संचार दिया गया है, निचली कक्षा का जो है उपग्रह संचार दिया गया है, मध्य कक्षा के लिए यानी जो है कितनी ऊंचाई तक जो उपग्रह सैटेलाइट जो उड़ते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कि सबसे ऊपरी कौन से रहते हैं, सबसे मध्य में कौन सा रहता है, सबसे नीचे कौन सा रहता है, इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बना के ले सकते हैं, अपने कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे है मानव जीवन के प्रभाव, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोबाइल में जो आपका इंटरनेट होता है जो चलता है वो कहीं के इसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो संचार और इंटरनेट में काफ़ी मदद मिलती है, यानी मोबाइल और इंटरनेट सेवा तेज और सुलभ हो जाती है। दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट और टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्रसारण और मनोरंजन की सुविधा भी जो है देखने को मिल जाती है। नहीं, जो रेडियो होती है उस पर जो प्रसारण होता है रेडियो टेलीविज़न पे, वो कहीं कहीं उसी के द्वारा होता है। आपदा प्रबंधन में जो है कहीं कहीं मदद मिल जाती है। भविष्यवाणी जो आप कभी कभी देख लेते हैं कि गूगल से पूछते हैं कि बारिश कब होगी, ठीक है, तो भविष्यवाणी इसी के द्वारा होती है। आगे यहाँ पे है कुछ इसमें सेंटेंस और लिख सकते हैं, जैसे कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा में काफ़ी मदद मिलती है सैन्य निगरानी के लिए। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें एक बात क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग के बारे में आपको बताना है। तो उसमें लिखिए क्वेश्चन, देखिए पार महाद्वीप का मतलब होता है कि यहाँ पे नाम है पार। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हाईवे है, ठीक है, मान लो हाईवे है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको इस पार जाना है, यहाँ पे आपको जाना है। तो आप करेंगे क्या, आप इस रोड को इस छोर से एक छोर से दूसरे छोर पर पार करेंगे, है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको पार करना है तो रोड को पार करना यानी क्रॉस करना है। तो यहाँ पे महाद्वीप लिखा गया है। जब महाद्वीप, मान लो कोई महाद्वीप है, इस महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर को पार करके आप जाते हैं तो उसे पार महाद्वीपीय कहा जाता है। चूंकि ये रेल के द्वारा जाता तो इसे कहते हैं
पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ पे। अब इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे कौन कौन से रेल मार्ग हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ये दुनिया का सबसे लंबी रेलवे लाइन है जो यूरोप और एशिया को जोड़ती है। एक छोर से यूरोप से दूसरे छोर पर एशिया को जोड़ती है। लगभग इसकी लंबाई 92-89 किलोमीटर है। लंबाई अगर आपको नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो स्थान है वो यहाँ पे मॉस्को से दिया गया है, लेकिन ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरुआत होती है। सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरुआत होती है और व्लादिवोस्टोक तक जाती है। व्लादिवोस्टोक तक जाती है, ठीक है, व्लादिवोस्टोक तक जाती है। तो इसके बीच में मॉस्को पड़ता है, उसकी राजधानी मॉस्को पड़ती है, रूस की राजधानी मॉस्को, ठीक है, वहाँ से होकर जाती है ये। तो इस प्रकार से आप डायग्राम भी बना सकते हैं एक, या और यहाँ पे ये हो गया, सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बाद जो है ट्रांस कनाडा रेलवे जो लाइन है इसके बारे में आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसकी लंबाई वगैरह दिया गया है। लंबाई अगर आपको याद होता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता कोई दिक्कत नहीं है। ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जो है जाता है। अगर इसका लोकेशन देखें तो लोकेशन में जो है कुछ प्रकार से जो है बना सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना देंगे तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ेगा आपका वैंकूवर, ठीक है, वैंकूवर से हैलीफैक्स यहाँ पड़ेगा और इसके बाद जो है यहाँ वैंकूवर पड़ेगा। तो एक छोर से दूसरे छोर को कनाडा को जोड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे है ट्रांस अमेरिकन रेल मार्ग। ट्रांस अमेरिकन रेल मार्ग को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है अगला यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसका महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। एक बार फटाफट देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वो होता है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में आयात और निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे महत्व हैं, इसको एक बार आप देख सकते हैं या फिर अपने सेंटेंस से बना के ले सकते हैं। इसके बारे में चर्चा पीछे कर चुके हैं। फिर आता है यहाँ पे क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट के नियंत्रण के उपाय बताइए। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, यानी जनसंख्या वृद्धि तो समझ में आता है कि भैया मान लो कि 500 लोग हैं और वहाँ पे 60 लोग अगर मान लो बढ़ गए, ठीक है, प्लस 60 हो जाएंगे तो 560 हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि 500 जनसंख्या है, ठीक है, 500 जनसंख्या है और 5 साल में अगर ये 5000 हो जाए तो इसको हम जनसंख्या विस्फोट कहेंगे, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ अत्यधिक और अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब उसके जो है क्या नियंत्रण करने के उपाय हैं, तो आप यहाँ पे पहले इसके कारण ले सकते हैं, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। और क्या क्या इसमें कारण हो सकते हैं, तो कारण में आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे, जैसे मृत्यु दर में गिरावट है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार है, कमजोर परिवार नियोजन की नीतियां हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण इसमें माना जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे है, बचपन में ही विवाह हो जाता है, यानी बाल विवाह इसे कहते हैं। और इसके दुष्परिणाम क्या हैं, तो आर्थिक प्रभाव में कहीं के देखने को मिलता है, बेरोजगारी बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है, गरीबी असमानता बढ़ती है। वही बात करें सामाजिक प्रभाव में, तो इसमें जो है आप ले सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य में दबाव देखने को मिलता है, बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है, कुपोषण अपराध जैसे वृद्धि हो जाती है इनकी, ठीक है, पर्यावरण में कहीं कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख पाएंगे इससे वनों की कटाई होगी, प्रदूषण फैलेगा, जल संकट उत्पन्न होगा, ठीक है, जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट है जो आप इसमें लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बताइए, तो परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे जनसंख्या नियंत्रण किया जा सके, शिक्षा को जागरूक करना चाहिए जिससे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है, विवाह में जो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। आगे यहाँ पे है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, काफ़ी लंबे चौड़े सेंटेंस, मैंने ज़्यादा लिख दिया है, आपको शॉर्ट में ही लिखना है, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है, शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इसमें बहुत सारे सेंटेंस भाई साहब इतने नीचे आ जाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ देंगे, उतना बहुत सारा लंबा मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे यहाँ पे आते हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में पूछ सकता है आपसे। ग्रामीण बस्तियाँ वे आवासीय क्षेत्र होती हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व कम देखने को मिलता है, वहाँ पे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सब देखने को मिलते हैं। इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है बिखरी हुई बस्तियाँ, ठीक है, बिखरी हुई बस्तियाँ हैं। यहाँ पे बिखरी हुई बस्ती के मतलब घर जो होते हैं, जो मकान होते हैं वो दूर दूर देखने को मिलते हैं, मकान जो होते हैं वो दूर दूर देखने को
मिलते हैं। इसके बाद है सकेंद्रण बस्तियाँ या सकेंद्रित बस्तियाँ, यानी मकान क्या होते हैं, पास पास होते हैं, जो मकान होते हैं वो पास पास बने होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। आगे यहाँ पे है रेखीय बस्तियाँ। रेखीय बस्तियों का मतलब होता है कि जैसे सड़क है तो सड़क के किनारे यहाँ पे बस्ती बनी होती है, तो इस बस्ती को क्या कहते हैं, रेखीय बस्ती कहा जाता है। आगे इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भौम जल का वर्णन करिए। तो भौम जल क्या होता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, कुएं का पानी है, नलकूप का पानी है, झरना है, ये सब जो है आपके भौमजल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वहीं इसकी प्रमुख समस्या क्या है, तो प्रमुख समस्या में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका अत्यधिक दोहन से जल स्तर में गिरावट देखने को मिलती है, जल प्रदूषण फैलता है, ठीक है, ये होता है, और सहीकरण के जो जल होते हैं वो पुनर्भरण में कमी देखने को मिलती है, इस प्रकार से इसमें ले सकते हैं। फिर इसके बाद सतत पोषण विकास की संकल्पना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें आप ले सकते हैं कि सतत पोषण विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करती है लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के भी समझौता नहीं करती है, अर्थात भविष्य के लिए बचा के रखना ही सतत पोषण विकास कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट दिए गए हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन है कि सूखा संभावित क्षेत्र के कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो उस परिभाषा में ले सकते हैं कि यह एक सरकारी कार्यक्रम है जो 1973 में भारत में उन क्षेत्रों में लागू किया गया जहां बार बार सूखा पड़ता था। तो उद्देश्य क्या है यहाँ पे कि सूखा जो प्रभावित क्षेत्र है इनका जल संरक्षण किया जाए, ठीक है, कृषि उत्पादन में सुधार लाया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका जो है उसका अवसर को बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। उपाय में क्या क्या किया गया है, तो उसमें उपाय में किया गया है जल संचयन करना, यानी पानी को इकट्ठा करना है, उसको संरक्षित करना है, और सूखा प्रतिरोध फसलों को प्रोत्साहन देना है, वन रोपण करना है, यानी वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, और जो इन्वायरमेंट हमारा है पर्यावरण उसको संरक्षण करना है। इस प्रकार से दोस्तों इसके बारे में ले सकते हैं। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैंने आपको बता दिया, पूरा 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर में, 100% क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। एक बार फटाफट बस रिवीजन कर लीजिएगा, पूरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।